सभी को नमस्कार। केवीएस की तैयारी कर रहे सभी प्रतियोगी छात्रों का आर्य संस्कृत एकेडमी इस यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का हमारा विषय है कक्षा से रुचिरा प्रथमो भागा। इस पुस्तक के पाठ 8 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है सूक्ति अस्तबकः। क्या नाम है? सूक्ति अस्तबकः। इस पाठ के नाम में समास है। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, षष्ठी तत्पुरुष समास है। इसका विग्रह होगा सूक्ति नाम अस्तबकः। क्या होगा? ध्यान से सुनिए। सूक्ति नाम अस्तबकः। सूक्ति नाम अस्तबकः। सूक्ति नाम सूक्तियों का, अस्तबकः समूह। अस्तबक गुच्छे को भी कहते हैं। अस्तबक माने गुच्छा होता है, अर्थात समूह। तो सूक्तियों का समूह सूक्ति अस्तबक। अब बात आती है कि सूक्ति, इस पद में प्रत्यय कौन सी है, इसका पद परिचय थोड़ा बताया जाए। तो सूक्ति में सु उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? सु। सु प्लस उक्ति ही। सु प्लस उक्ति ही। अब ये जो है दीर्घ संधि का उदाहरण भी है। किस संधि का? दीर्घ संधि का। उसका सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घा। इस सूत्र से यहाँ छोटा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ हो गया है। अब सु का मतलब होता है शोभना। शोभना उक्ति सूक्ति। शोभना मतलब सुंदर, उक्ति मतलब कथन या वचन। सुंदर वचन को ही सूक्ति कहते हैं। उक्ति में प्रत्यय कौन सी है, ये भी देख लीजिए। यहाँ पर देखिए लिखा गया है उक्ति ही। उक्ति मतलब कथन। ये शब्द कैसे बना है? वच धातु में। ध्यान से देखिएगा, वच धातु जिसका अर्थ होता है बोलना या कहना। और इसमें कितिन प्रत्यय लग करके। कौन सी प्रत्यय? कितिन प्रत्यय। कितिन प्रत्यय जानते हैं ना? भाववाची संज्ञा पद बनाते हैं। जैसे गम में कितिन लगता है तो क्या बनता है? गति ही। मन में कितिन लगता है तो क्या बनता है? मति ही। तो वैसे वच में कितिन प्रत्यय लग करके उक्ति ही बनता है। क्या बनता है? उक्ति ही। एक महत्वपूर्ण बात हम आपको और बताना चाहेंगे कि जो कितिन प्रत्यांत शब्द होते हैं वो स्त्रीलिंग में होते हैं। ये भी महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि आप सभी इकारांत स्त्रीलिंग में मति का रूप पढ़ते हैं। किसका रूप पढ़ते हैं? मति का। मति का ही पढ़ते हैं ना? बोलिए भैया। हाँ, तो मति ही यह शब्द भी मन धातु में। कौन सी धातु में? मन धातु में कितिन प्रत्यय लग करके बना हुआ है। कितिन प्रत्यय का ती जुड़ता है। क्या जुड़ता है? ती। और यह शब्द इकारांत स्त्रीलिंग बन जाता है। तो उक्ति में वच धातु है और कितिन प्रत्यय है। तो पाठ का नाम समझ गए, साथ में आप कितिन प्रत्यय भी समझ गए, और ये भी जान गए कि कितिन प्रत्यांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, नित्य स्त्रीलिंग होते हैं कह सकते हैं। क्योंकि हमारा प्रयास यही है कि हमसे पढ़ने वाला कोई विद्यार्थी केवीएस के सिलेक्शन में छूट न जाए। क्योंकि केवीएस ने अभी नया नया पाठ्यक्रम जारी किया है, तो क्या पूछेगा, कैसे पूछेगा, ये प्रश्न सबके मन में है। तो हम अधिक से अधिक व्याकरण पे चर्चा करेंगे, जिससे आपका सिलेक्शन जरूर हो जाए। तो यह पाठ जो है सूक्तियों का समूह है, सुंदर वचनों का समूह है। इस पाठ में 5 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? 5 श्लोक हैं। तो सर्वप्रथम हम लोग बच्चों सभी श्लोकों का वाचन करेंगे, क्योंकि श्लोक है तो उनका वाचन जरूर करना चाहिए, जिससे वो श्लोक भी कंठस्थ हो जाए। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै न हि सुप्तस्य सिंहस्य परिविशन्त मुखे मृगः। पुस्तके पठितः पाठः जीवने नैव साधिता किम भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। प्रिये वाक्य परदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् प्रियं हि वक्तव्यं वचने कादरिद्रता। गच्छन् पिपीलिको याति
योजनानां शतान्नपि अगच्छन् वैनते योऽपि पदम् एकं न गच्छति। काकः कृष्णः पीकः कृष्णः को भेदापिक काकयो वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पीकः पीकः। तो ये बच्चों सभी श्लोकों का वाचन हो गया। सभी श्लोकों में अनुष्टुप छंद है। कौन सा छंद है? अनुष्टुप छंद है। अनुष्टुप छंद आप जानते हैं ना, जिसके प्रत्येक चरण में 8-8 वर्ण होते हैं। कितने कितने वर्ण होते हैं? 8-8 वर्ण होते हैं। इस तरह से अनुष्टुप छंद में 32 वर्ण होते हैं। अनुष्टुप कैसा छंद है? वर्णिक छंद है। वर्णों को गिनकर हम अनुष्टुप छंद के विषय में जानते हैं। तो हमने सभी श्लोकों में वर्णों को गिन रखा है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं सभी श्लोकों में अनुष्टुप छंद है। अब हम एक एक श्लोक की व्याख्या करेंगे। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः। उद्यमेन, उद्यम के द्वारा अर्थात परिश्रम से, मेहनत से, कार्याणि सभी कार्य सिद्ध होते हैं। यानी बिना मेहनत किए कोई भी काम सिद्ध नहीं होता, अर्थात पूर्ण नहीं होता। ना मनोरथई, मनोरथई केवल मन में चिंतन करने से ही वह कार्य पूर्ण नहीं होता। पूर्ण कब होगा? जब उसको प्राप्त करने में, उसको पूर्ण करने के लिए हम मेहनत करेंगे। उद्यमेन में और मनोरथई में, दोनों में तृतीया विभक्ति है। कार्याणि, ये कार्य शब्द जो है ये नपुंसक लिंग शब्द है। नहीं सुप्तस्य सिंहस्य परविशंत मुखे मृगा। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जैसे सोते हुए सिंह के मुख में मृग प्रवेश नहीं करता, यानी अगर शेर सोया हुआ है तो उसके मुख में मृग स्वयं नहीं आते, उसके लिए उसको दौड़ना पड़ता है, मृग को दौड़ के पकड़ना होता है। उसी तरह से बच्चों, आप लोग चाहते हो कि आप संस्कृत के अध्यापक बन जाओ, केवीएस में आपका सिलेक्शन हो जाए, तो उसके लिए आपको रात दिन दौड़ना पड़ेगा, अपने दिमाग को दौड़ाना पड़ेगा, पुस्तक पढ़नी पड़ेगी, अभ्यास करने पड़ेंगे। अब इस श्लोक में जो व्याकरण वाली बात है वो क्या है कि सिद्ध्यंति में सिद्ध धातु है और यह किस गण की धातु है? दिवादि गण की। जैसे नृत्य धातु नृत्यति बनता है, वैसे सिद्ध से सिद्ध्यति बनता है, और ये प्रथम पुरुष बहुवचन का क्रियापद है। कौन सा लकार? लट लकार वर्तमान काल। परविशंति, इसमें प्रा उपसर्ग है और विष धातु है। कौन सी धातु है? ध्यान से, विष धातु है। और यह धातु किस गण की है? क्योंकि यह प्रश्न सीटेट में पूछा गया था, तो केबीएस में भी पूछा जा सकता है। तो जो यह विष धातु है यह तुदादि गण की है। किस गण की है? तुदादि गण की है। जैसे तुदति तुदतः तुदंति चलता है, वैसे परिविशति परिविशतः परिविशन्ति, प्रथम पुरुष बहुवचन में परिविशन्त बनता है। मुखे में सप्तमी का एक वचन है, क्योंकि जो मुख शब्द है वो नपुंसक लिंग का है। फलम फले फलानी की तरह, जैसे फले वैसे मुखे। सुप्तस्य, इसमें षष्ठी विभक्ति है और इसका जो प्रातिपदिक है सुप्त, वो कैसे बना हुआ है? स्वप धातु में। ध्यान से देखिएगा, धातु है स्वप और प्रत्यय लगा है क्यत। धातु कौन सी है? स्वप धातु है, जिसका अर्थ होता है सोना। स्वप धातु नहीं है, धातु स्वप है, प्रत्यय क्यत लगा हुआ है। क्यत स्वप धातु में क्यत प्रत्यय लगने पर संप्रसारण हो जाता है। ध्यान से सुनिएगा, क्या हो जाता है? संप्रसारण। संप्रसारण क्या होता है? संप्रसारण एक संज्ञा है। इक यड़ो संप्रसारणम, यानी यड़ का इक हो जाना संप्रसारण है। जो आपकी यड़ संधि है उसी का उल्टा संप्रसारण है। यानी यहाँ पे स्वप में जो वा है वह उ हो गया, इसीलिए तो यहाँ पे देखो सुप्तः बना हुआ है, उ होकर के सा में लग गया।
तो सा पूरा हो गया और पा आधा हो गया और क्यत प्रत्यय का ता जुड़ गया, तो क्या बन गया सुप्तः। और ये आकारांत शब्द बन गया बालक की तरह, और उसी का षष्ठी एक वचन में सुप्तस्य बना हुआ है। तो सुप्तः पद कैसे बना हुआ है, इसमें मूल धातु कौन सी है, स्वप है। ध्यान से, क्योंकि धातु में ही बच्चे गलत करेंगे, धातु और प्रत्यय में। तो धातु स्वप है, प्रत्यय क्यत है। समझ गए, बहुत अच्छे। अब दूसरा श्लोक देखिए, पुस्तके पठितः पाठः। पुस्तके पुस्तक में, पठितः पढ़ा गया, पठिता में पठ धातु है और क्यत प्रत्यय है। तो पुस्तक में पढ़ा गया पाठ, जीवने जीवन में, नयो साधितः ना साधित किया गया। अब नयो में वृद्ध संधि है, इसका विच्छेद है ना प्लस एव। क्या विच्छेद है, ना प्लस एव। आ और ई मिलकर के आय हो गए हैं वृद्ध संधि के द्वारा। और वृद्ध संधि का संधि विधायक सूत्र कौन सा है, वृद्ध रेची। तो नयो में वृद्ध संधि है, तो किताब में पढ़ा गया पाठ, और अगर उसको जीवन में साधित नहीं किया गया, क्योंकि पुस्तक में हम बहुत अच्छी अच्छी बातें पढ़ते हैं कि काकचेष्टा वको ध्यानम श्वान निद्रा तथेवचा अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। विद्यार्थी के जो 5 लक्षण बताए गए हैं वो हम किताब में पढ़ लेते हैं, अगर उसको हम अपने जीवन में नहीं साधित कर रहे हैं, जीवन में नहीं अपना रहे हैं, तो क्या होगा। आगे देखिए लिखा हुआ है, किम भवेत तेन पाठेन। किम भवेत क्या होगा, तेन पाठेन उस पढ़ाई का। भाई ऐसी पढ़ाई जो जीवन में नहीं उतारी गई, उस पढ़ाई से क्या लाभ, जीवने यो न सार्थका, जो जीवन में सार्थकता नहीं लाई, ऐसी पढ़ाई किसी काम की नहीं है। बच्चों आप सभी जानते हैं कि समाज आपका सिलेक्शन देखता है। आप केवीएस में सेलेक्ट हो जाएं, आपको कुछ भी नहीं आता, फिर भी समाज यही कहेगा बहुत अच्छा विद्यार्थी था भाई, बड़ी जल्दी नौकरी पा गया। लेकिन अगर आप असफल हो गए तो आप बहुत बड़े विद्वान हैं, लेकिन आपका कोई सम्मान नहीं करेगा, सभी लोग आप पे उंगली उठाएंगे। इसीलिए कह रहे हैं, किम भवेद तेन पाठेन जीवने यो न सार्थका, उस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है जो जीवन को सार्थक न कर पाए। अब यहाँ पे भवेत में भू धातु है, विधिलिंग लकार है, प्रथम पुरुष एक वचन का एक क्रियापद है, और यहाँ पे यो, ये जो पद आया हुआ है यो, इसका मूल पद है यह। ये यद शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। पुल्लिंग में यद शब्द का रूप चलता है या यो ये। अब यहाँ पे यो जो हो गया है, ये विसर्ग संधि के कारण हुआ है। किस संधि के कारण, विसर्ग संधि के कारण। और किस सूत्र के द्वारा हुआ है, तो हमने पिछली वीडियो में बताया था और आज पुनः बताने जा रहे हैं। विसर्ग को ओ करने वाला सूत्र कौन सा है, हसिचा। कौन सा सूत्र है, ध्यान से, हसिचा। ये क्या कहता है कि विसर्ग के पहले हर्ष आ हो और विसर्ग के बाद में हस प्रत्याहार का कोई वर्ण है तो विसर्ग को उ आदेश हो जाता है, फिर पूर्ववर्ती आ और उ मिल करके ओ हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पे यो बना हुआ है। ये हसिचा वाला उदाहरण पाठों में बहुतायत मिलते हैं, तो इस उदाहरण को आप अच्छे से समझ लें। तीसरा श्लोक है, बहुत प्रसिद्ध है, बार बार सब लोग इसका जिक्र भी करते रहते हैं कि प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वचन भाषणेन, मधुर वचन बोलने से, सर्वे जंतवः तुष्यन्ति, सभी प्राणी प्रसन्न होते हैं। सर्वे जंतवः प्राणी तुष्यन्ति, तुष्यन्ति का क्या अर्थ है, प्रसीदन्ति, प्रसन्न होते हैं, तुष्ट होते हैं। किसके द्वारा, तो प्रिय वचन प्रदान, प्रिय वचन देने से, प्रिय वचन बोलने से सब प्रसन्न होते हैं। तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, तस्मात् इसलिए, प्रियम ही वक्तव्यम, प्रिय ही बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता, वचने, वचन में यानी बोलने में
का दरिद्रता, कैसी दरिद्रता। अरे भैया बोलने में कोई पैसा थोड़ी लग रहा है, जितनी एनर्जी कटु वचन बोलने में लगती है उससे कम ही एनर्जी मधुर वचन बोलने में लगती है। तो बोलने में कैसी कंजूसी। अब इस श्लोक में व्याकरण का भाग देखिए। जंतवः में मूल शब्द है जंतु, जो कि उकारांत पुल्लिंग शब्द है जंतु। जंतु जंतु जंतवः यानी प्रथमा विभक्ति बहुवचन का ये रूप है। तुष्यंत में तुष धातु है। कौन सी धातु है? तुष, जिसका अर्थ होता है प्रसन्न होना। और वक्तव्यम, ये पद बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें वच धातु है। कौन सी धातु है? वच धातु है। और तब्यत प्रत्यय है। कौन सी प्रत्यय है? ध्यान से, तब्यत प्रत्यय है। तब्य तब्यत अनीयरः एक सूत्र है जो इस प्रत्यय का विधि सूत्र है। कौन सा सूत्र है? तब्य तब्यत अनीयरः। लघु सिद्धांत कौमुदी जिन बच्चों ने पढ़ा होगा वो जानते होंगे कि तब्य तब्यत और अनीयर प्रत्यय का विधि सूत्र है तब्य तब्यत अनीयरः। ये सूत्र क्या कहता है कि चाहिए के अर्थ में तब्य तब्यत और अनीयर प्रत्यय होते हैं। तो यहाँ पे वच धातु है और तब्यत प्रत्यय है। वचने में सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। दरिद्रता, यह पद भी महत्वपूर्ण है। इसमें तल प्रत्यय है। दरिद्र शब्द है, ध्यान से देखिएगा नहीं तो फिर गलत कर जाएंगे। दरिद्र शब्द है और तल प्रत्यय है। कौन सी प्रत्यय है? तल। तल और त्वा, ध्यान से, तल और त्वा ये दोनों प्रत्यय भाववाची संज्ञा पद बनाने के लिए लगते हैं। त्वा प्रत्यांत शब्द नपुंसकलिंग में होते हैं और तल प्रत्यांत पद स्त्रीलिंग में होते हैं। तो दरिद्रता, ये क्या है? दरिद्र का भाव। दरिद्र का भाव ही तो दरिद्रता है। तो इसमें दरिद्र शब्द है और तल प्रत्यय है। चौथा श्लोक देखिए। गच्छन पिपीलिको याति योजना नाम शतान अपि अगच्छन वैनतेयो अपि पदम एकम न गच्छति। यह श्लोक उन विद्यार्थियों के लिए है जिनको अपने ऊपर अभिमान रहता है कि मुझको तो सब आता है, मुझको तो सब आता है, क्या यूट्यूब पर वीडियो देखना, क्या पढ़ना। लेकिन कहा गया है कि बिना चले गरुड़ भी एक पग भी नहीं चलता है। तो बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, इसलिए का अनुवाद देखिए। हाँ, तो इसका अनुवाद देखिए। गच्छन जाता हुआ, पिपीलकः, अब यहाँ पिपीलकः ये पुल्लिंग पद है तो इसका अर्थ होगा चीटा, क्योंकि चीटी तो स्त्रीलिंग है लेकिन सामान्यतया हम चीटी ही बोलते हैं, लेकिन ये पुल्लिंग का पद है तो इसका होगा चीटा, यानी चलता हुआ चीटा अर्थात चीटी। योजना नाम शतान अपि याति, सैकड़ों योजन चली जाती है। यहाँ हम चीटी ही कहेंगे क्योंकि वो ज्यादा वाक्य में प्रयोग करने के लिए अच्छा होता है। तो चलती हुई चीटी सैकड़ों योजन चली जाती है। अगच्छन ना चलता हुआ, वैनतीयो अपि, वैनते मतलब क्या होता है? गरुड़। पक्षियों में सबसे श्रेष्ठ गरुड़ होता है। तो ना चलता हुआ गरुड़ भी पदम एकम न गच्छति, एक पग भी नहीं चलता। कहने का मतलब यह है कि पढ़ता हुआ कमजोर विद्यार्थी बहुत आगे निकल जाता है और ना पढ़ता हुआ बहुत कुशाग्र बुद्धि वाला विद्यार्थी भी पीछे रह जाता है। क्योंकि मूल मंत्र क्या है? अभ्यासेन विद्या वर्धते, विद्या अभ्यास से बढ़ती है। तो यह श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है कि चलती हुई चींटी सैकड़ों योजन चली जाती है और ना चलता हुआ गरुड़ एक पग भी नहीं चलता है। अब इसमें व्याकरण देखिए। पिपीलकः, इसमें जो है विसर्ग को ओ हो गया है। किस सूत्र से? हसिचा सूत्र से। अभी जो हमने ऊपर बताया ना हसिचा, उसी सूत्र से यहाँ भी पिपीलकः जो विसर्ग था बाद में या था जो कि हस प्रत्याहार का था, इसलिए विसर्ग को ओ हो गया है। और शतान अपि, इसमें यड़ संधि है, इसका विच्छेद है शतानि। ध्यान से देखिएगा, शतानि प्लस अपि और जुड़ करके संधि पद क्या हो गया? शतानपि।
ये की कौन संधि है? यड़ संधि है। यड़ संधि का विधि सूत्र कौन सा है? इको यड़ची। इको यड़ची। इक के स्थान पर यड़ का आदेश हो जाता है बाद में अगर अच अर्थात कोई भिन्न स्वर है तो। गच्छन में शत्री प्रत्यय है। कौन सी प्रत्यय है? ध्यान से देखिएगा, शत्री प्रत्यय है। शत्र और सानच ये दोनों प्रत्यय वर्तमान काल के अर्थ में लगते हैं। शत्री प्रत्यय प्रश्मयपदी धातुओं से और सानच प्रत्यय आत्मनेपदी धातुओं से लगते हैं। शत्री प्रत्यय का अत जुड़ता है जो पुल्लिंग में न हो जाता है। उसके रूप कैसे चलते हैं ये हमने शायद छठी क्लास के पार्ट 2 वाले वीडियो में पूरे रूप लिख करके आपको दिखाए भी थे। तो गच्छन में शत्री प्रत्यय है और धातु कौन सी है? गम धातु है। अगच्छन में नय तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? ध्यान से, नय तत्पुरुष। इसका विग्रह होगा ना गच्छन अगच्छन। तो कौन सा समास हुआ? नय तत्पुरुष समास। वैनतीयो अपि, यहां भी विसर्ग संधि है। वही विसर्ग संधि जहां पे विसर्ग को ओ आदेश हो जाता है। तो पहले विसर्ग के स्थान पे उ होता है, फिर आ और उ मिलकर के ओ होते हैं। लेकिन यहाँ पे हासिचा सूत्र नहीं लगा है। यहाँ पे एक सूत्र होता है अतोरोर पुलुतात आपुलुते। जिन बच्चों ने विसर्ग संधि पढ़ी होगी उनको ये सूत्र तुरंत समझ में आ गया होगा। तो सूत्र एक बार पुनः सुनिए। कौन सा सूत्र है? अतोरोर पुलुतात आपुलते। हाँ, इस सूत्र का अर्थ क्या है सुनिए कि विसर्ग के पहले हर्ष आ हो, विसर्ग के बाद पुनः हर्ष आ हो। ध्यान से समझिएगा। तो इस विसर्ग के स्थान पर उ हो जाता है, फिर ये पहला आ और उ मिलकर के ओ हो जाते हैं। फिर जो बाद वाला आ है और ये ओ, इन दोनों में पूर्व रूप संधि हो जाती है। किस सूत्र से? एंगह पदांतात अति से। पूर्व रूप संधि का सूत्र कौन सा है? एंगह पदांतात अति। इस सूत्र से यहाँ पे पूर्व रूप संधि हो जाती है। तो जो बाद वाला आ है वह अवग्रह में बदल जाता है। इसीलिए बैनतीयो अपि में जो आ था अपि का वह अवग्रह में बदल गया है। तो यह विसर्ग संधि का उदाहरण है। और क्या महत्वपूर्ण है कि जो वैनतीय पद बना हुआ है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये कई बार पेपर में पूछा जाता है। वैनतीय बहुत पूछा जाता है क्योंकि इसमें प्रत्यय कौन सी? ढक। एक सूत्र है स्त्रीभ्यो ढक। कौन सा सूत्र है? स्त्रीभ्यो ढक। तो विनता यह शब्द है। विनता शब्द में स्त्रीभ्यो ढक सूत्र से ढक प्रत्यय लगती है और ढक प्रत्यय का ए जुड़ता है। क्या जुड़ता है? ध्यान से, ए जुड़ता है। तो वैनतेय बनता है। वैनतेय का अर्थ होता है विनतायाः अपत्यम पुमान। वैनतेय जो लोक सिद्धांत कौमुदी में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? विनतायाः अपत्यम पुमान वैनतेय। विनता की पुरुष संतान को वैनतेय कहते हैं। तो वैनतेय वैसे गरुड़ जी का अर्थ है, लेकिन ये बहुत पूछा जाता है कि इसमें प्रत्यय कौन सी है। तो इसमें कौन सी प्रत्यय है? ढक प्रत्यय है। बहुत पूछा जाता है। यूजीसी नेट में कई बार पूछा गया है। वहां तो सूत्र भी पूछ लेते हैं कि वैनतेय किस सूत्र का एग्जाम्पल है। तो किस सूत्र का एग्जाम्पल है? स्त्रीभ्यो ढक। और कौन सी प्रत्यय है? विनता शब्द में ढक प्रत्यय लग करके वैनतेय बना हुआ है। और क्या महत्वपूर्ण है बच्चों? ये जो याति क्रियापद है इसमें मूल धातु कौन सी है? तो याति में मूल धातु है या। कौन सी धातु है? या धातु है। या माने क्या होता है? जाना। जिन बच्चों ने बाबूराम सक्सेना की संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका पढ़ी होगी उसमें पेज नंबर 361 पे या धातु का रूप दिया गया है। तो या धातु अदाद गढ़ की है। किस गढ़ की है? जो आपका दूसरा गढ़ है अदादि गढ़, उस गढ़ की है या धातु। या मतलब जाना। और इस धातु का एक रूप किरातार्जुनीयम में भी आया हुआ है। कौन सा? ययो। ध्यान से देखिएगा। जिन्होंने किरातार्जुनीयम पढ़ा होगा प्रथम श्लोक में ही लिखा हुआ है
ययो, ययो मतलब गया, परोक्षे लिट, इसमें लिट लकार है लेकिन धातु कौन सी है, या। तो या धातु जाने के अर्थ में होती है। तो हमें उम्मीद है अब आप इस श्लोक को अच्छे से समझ गए होंगे। अब अंतिम श्लोक देखिए, काकः कृष्णः पीकः कृष्णः, कोयल भी काली होती है और कौवा भी काला होता है। को भेदा पिक काकयो, तो पिक काकयो अस्मिन् पदे का विभक्ति किम वचनम, पिक काकयो में सप्तमी विभक्ति द्विवचन है। हालांकि ये रूप षष्ठी और सप्तमी दोनों के द्विवचन में बनता है, लेकिन इसमें प्रयोग के आधार पर सप्तमी विभक्ति का द्विवचन माना जाएगा। तो कौवे और कोयल में क्या भेद है, तो क्या भेद है ये अगली लाइन में देते हैं। वसंत समय प्राप्ते, वसंत का समय आने पर, यानी जब बसंत ऋतु का आगमन होता है। काकः काकः पीकः पीकः, उस समय कौवा कौवा हो जाता है और कोयल कोयल हो जाती है। कहने का मतलब है कि दो व्यक्ति रूप रंग में समान हो सकते हैं लेकिन उनके गुणों में बहुत अंतर होता है। यहाँ अंतर को दिखाने के लिए ही कौवे और कोयल का एग्जाम्पल दिया गया है। कौवा भी काला होता है और कोयल भी काली होती है। दोनों में क्या भेद है, वो भेद वसंत समय आने पर पता चलता है। जैसे राम भी पढ़ता है, श्याम भी पढ़ता है, मोहन भी पढ़ता है, सब पढ़ते रहते हैं, लेकिन सबकी पढ़ाई में क्या अंतर होता है, जब केवीएस का रिजल्ट आता है ना, तब पता चलता है कि उनका सिलेक्शन हो गया और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो वसंत समय प्राप्त, वसंत ऋतु आने पर पता चलता है कि कौवा कौवा है, कोयल कोयल है। तो बच्चों अभी भी आपके पास टाइम है, तो आप केवीएस की तैयारी अनवरत करते रहिए, जिससे आपका सिलेक्शन इस बार रुके नहीं, क्योंकि पैटर्न बदला है, सिलेबस बदला है। तो बहुत बच्चों के मन में होगा क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इसी दुविधा में पड़े हुए होंगे। जो बच्चा अच्छे से पुस्तक को पढ़ेगा, उसके एक एक व्याकरण को ध्यान से पढ़ेगा, उसका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। तो इस श्लोक में व्याकरण का कौन सा भाग देखने वाला है, तो प्राप्ते, प्राप्ते पद कैसे बना हुआ है, इसमें प्रा उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है, प्रा, और धातु कौन सी है, आप धातु है, और प्रत्यय है क्यत। ध्यान से देखिएगा, प्रा उपसर्ग है, आप धातु है और क्यत प्रत्यय है। तो क्या बनता है, प्राप्तः, और उसी प्राप्त शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन में प्राप्ते बनता है। तो हमें उम्मीद है बच्चों आपकी पढ़ाई में हमारी वीडियो हेल्प कर रही होगी आपकी। तो अगर प्लीज हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक करने में आप लोग कंजूसी क्यों करते हैं, एक एक लाइक जरूर करिए, जिससे हमारा भी उत्साह बढ़ता रहेगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। नमः संस्कृत।